आपको एसबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील शर्मा आज फिर से नवंबर मंथ का करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो पार्ट 1 है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है दोस्तों? तो वह है अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने के लिए जो है अनिवार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है कि सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना NSS लाने के लिए गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1986 द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो एक्ट जो है 1986 के तहत जो है लाने के लिए अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह गुजरात राज्य में। दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं आपको कि मोरबी जो है, मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल गिरने से जो है 40 महिलाएं, 34 बच्चे और 140 से अधिक लोगों की जो है मौत हो गई है। ठीक है, मच्छू नदी पर 554 फीट जो है पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। ठीक है, मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद ही जो है ढह गया मतलब पुल गिर गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है बहुत सारे अभी बताए थे आपको कि कितने बच्चे और कितने औरतों को मृत्यु हो गई है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षक था जिसे जूडो पुल के नाम से जाना जाता था। जूडो पुल को झोलते पुल के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो किस संस्थान में स्थापित किया है दोस्तों? तो वह संस्थान का नाम है IIT रुड़की। IIT रुड़की में जो है DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। ठीक है, इसका डिटेल है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, यह सुविधा DRDO भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। यह सुविधा जो है DRDO जो है भारत सरकार से जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो क्या है दोस्तों थीम? वह है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग इस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें जो है स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। जन्मदिन कई तारीख को है? 31 तारीख को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है जन्मदिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, RBI अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है? तो कितने तिमाहियों तक दोस्तों? तो वह 3 तिमाहियों तक जो है मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन शहर है? तो इंडिया केम जो है 2022 का मेजबान शहर है वह है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या बता रहा है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल वर्ल्ड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया केम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरल ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया है। इंडिया केम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया है किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? वह है महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजनगांव चरण तीसरा में स्थापित किए जाने वाले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इस क्लस्टर की परियोजना लागत 492.85 करोड़ रुपया 492.85 करोड़ रुपये हैं। ठीक है, नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में ईएमसी हैं, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय स्टार्टअप ने अपनी इकाइयां स्थापित की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है कि पटेल जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, उनके द्वारा जो था 550 से अधिक रियासतों के एकीकरण के प्रयासों के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 147वीं वर्षगांठ था। क्या था? 147वीं वर्षगांठ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आरबीआई ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो किस टाइप की है दोस्तों? तो वह है थोक बिक्री टाइप की जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है आरबीआई ने ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी वोल स्केल पायलट पर एक बयान में इसकी घोषणा की। पायलट के लिए जो है 9 बैंक चुने गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी है। तो ये सब बैंक जो है टोटल 9 बैंक को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया? तो किसने किया दोस्तों? तो वह है चीन ने। चीन के द्वारा जो है मेटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसका डिटेल है इसका उपयोग माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन करने और द्रव भौतिकी, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिकी में प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो किस दिन मनाता है दोस्तों? 1 नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका डिटेल है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में है चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी सहित 7 राज्य 1 नवंबर को अपनी वर्षगांठ जो है मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की? तो किस राज्य ने की है? तो है राजस्थान ने की है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने गुमनाम आदिवासी गायकों और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान की श्रद्धांजलि दी। मानगढ़ को राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों की साझा विरासत माना जाता है। देश 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम जिनके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था अधिनियम दोस्तों? तो 1955 में यह अधिनियम किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत
भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? वह है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया है। ठीक है, इसका डिटेल है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की। ठीक है दोस्तों, यह बैठक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अनुसमर्थन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी, जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? अमेरिका और किस देश के बीच में दोस्तों? तो वह है दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो यह 2 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, तो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। इसका डिटेल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 2 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में पत्रकारों की हत्या के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है? तो कितने राज्यों ने की है दोस्तों? वह 7 राज्यों ने जो है लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है। इसका डिटेल है कि इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली को साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। कुछ 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से जुड़ा है? तो कौन है दोस्तों? वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है पोषक तत्व और आधारित सब्सिडी योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है? तो कौन मनाती है दोस्तों? वह केंद्रीय सतर्कता आयोग मनाती है। ठीक है, इसका डिटेल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा का संदेश फैलाने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल में केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया? तो किसने किया दोस्तों? वह है DRDO ने। DRDO के द्वारा जो है दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, इसका डिटेल है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ठीक है दोस्तों, एडी फर्स्ट एक लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये जो मिसाइल जो परीक्षण किया गया है ये लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल को प्रमुख कौन है? तो गठित पैनल का प्रमुख जो है वो है के राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, के राधाकृष्णन जो है उस शिक्षा संस्थानों को मूल्यांकन और मानवता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, इसका डिटेल है, केंद्र सरकार ने उस शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन और मानवता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। समिति का गठन IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के
अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। यह IIT काउंसिल के अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? तो कौन सा वर्ड है दोस्तों? वह है परमाक्रिसिस को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए शब्द चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है, परमाक्रिसिस एक शब्द जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है, को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। इस शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध इत्यादि चुनौतियों से संबंधित है। इसका उपयोग पहली बार 1970 के दशक में शैक्षणिक संदर्भों में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने वीडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का लॉन्च किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों? वह है चीन। चीन के द्वारा जो है वीडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च किया है? तो किसने किया दोस्तों? वह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, इसका डिटेल है, स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है, जिसमें 100 कोच होंगे, 4550 सीट होंगे और जिसकी लंबाई जो है 1910 मीटर है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, स्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी रोहतियन रेलवे ने स्विट्जरलैंड की पहली रेलवे की 175वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सबसे लंबी यात्री ट्रेन की विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वह है फॉल्कन हेवी। फॉल्कन हेवी जो है नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल है, स्पेस एक्स ने अपना फॉल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया, जिसने कई अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। यह पृथ्वी से अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च है। यह स्पेस एक्स का 2022 का 50वां लॉन्च था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का प्रश्न, इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को जो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।